चलिए आज के इस लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब गंगा नदी की यदि बात करी जाए तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है, और क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय नदी है इसलिए गंगा नदी के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया तो उस समय जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के जब गंगा नदी पर अंग्रेजों ने बांध बनाने का निर्णय लिया तो उसी समय भारतवर्ष की तरफ से पहली संस्था जो गंगा नदी के संरक्षण के लिए बनाई गई वो 1905 में बनी, और 1905 में गंगा नदी के संरक्षण के लिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में गंगा महासभा की स्थापना करी गई। भारत के अंदर सबसे पहले गंगा नदी के संरक्षण के लिए गंगा महासभा की स्थापना 1905 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा करी गई। अब इसके बाद जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि गंगा नदी पर बांध का निर्माण करते हैं, तो गंगा नदी पर बांध के निर्माण को लेकर क्योंकि भारत के लोगों की आस्था जो है वो गंगा नदी के साथ जुड़ी हुई थी, ऐसे में भारतीय लोग और गंगा महासभा नहीं चाहती थी कि गंगा नदी पर किसी भी प्रकार का बांध बनाकर गंगा का रास्ता रोका जाए। तो ब्रिटिश सरकार और गंगा महासभा के बीच में 5 नवंबर 1914 ईस्वी को एक समझौता हुआ, और 5 नवंबर 1914 को जो समझौता गंगा नदी को लेकर के हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया कि हम गंगा नदी पर किसी बांध का निर्माण नहीं करेंगे और गंगा की अविरल जलधारा को यथावत बनाए रखा जाएगा, जैसे गंगा नदी जिस रास्ते पर पहले से चल रही थी उसी रास्ते पर चलती रहेगी। इसलिए 5 नवंबर का दिन भी एक महत्वपूर्ण दिवस रहेगा। भारतवर्ष के अंदर अविरल गंगा समझौता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, अविरल गंगा समझौता दिवस। क्यों हम 5 नवंबर को अविरल गंगा समझौता दिवस मनाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि 1914 में ब्रिटिश सरकार और गंगा महासभा के बीच गंगा नदी की अविरल जलधारा को बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ था 5 नवंबर 1914 ईस्वी को। फिर ब्रिटिश काल में गंगा नदी को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैक्ट तो हमारे पास नहीं होता है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के पश्चात गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर के सबसे बड़ी समस्याएं रही। समय के साथ साथ गंगा नदी का जो पानी है वो दूषित होते रहा, वहाँ पर गंगा नदी का जो प्रदूषण है वो उस लेवल तक एक टाइम में पहुँच गया जहाँ पर राष्ट्रीय नदी जो हमारी गंगा है या जिसके साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगी। तो राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 1985 में गंगा नदी की साफ सफाई को लेकर के उन्होंने सबसे पहले गंगा नदी के लिए, गंगा नदी की साफ सफाई और उसके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसको गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। और गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में स्टार्ट हुआ। 1985 में गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी की साफ सफाई के लिए चलाया जाने वाला आज़ादी के बाद शुरुआती दौर का एक बड़ा स्टेप माना जाता है। और भारतवर्ष के अंदर 4 नवंबर 2008, ये तो एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि 4 नवंबर 2008 ईस्वी को ही गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी का जब दर्जा प्राप्त हो गया तो उसके बाद अब चर्चा इस बात की हुई कि कोई ना कोई ऐसी संस्था या कोई ना कोई ऐसा एजेंसी जरूर होना चाहिए जो गंगा नदी की साफ सफाई की जिम्मेदारी को संभाल सके। तो 2009 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय गंगा नदी, 2008 में गंगा जो है वो राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई और 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना करी गई। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? तो फिर आंसर होगा 2009 ईस्वी के अंदर। 2010 में एनजीटी की स्थापना हो जाने के बाद 2016 ईस्वी से गंगा नदी के संरक्षण और उसकी साफ सफाई के लिए भारतवर्ष में नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसको चलाया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ बातें हैं जो गंगा नदी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अगर बात करें तो आपको ये बात पता होगी कि उत्तराखंड के अंदर एक गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम का स्थान है, तो वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड से निकलने के बाद सबसे पहले गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्रॉस करने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश पहुँचेगी, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, अब झारखंड राज्य बन जाने के बाद ये झारखंड भी जाती है और फाइनली भारत का लास्ट राज्य जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है वो वेस्ट बंगाल है। तो कुल कितने राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होकर के जाती है? 5 राज्य, और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है।
गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। 1140 किलोमीटर की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और झारखंड जो है वहां पर गंगा नदी की लंबाई सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तब आंसर होगा गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। और सबसे ज्यादा लंबाई गंगा की वो उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई जो है वो झारखंड के अंदर है। तो अब इसका अपवाह तंत्र बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप समझना कि अपवाह तंत्र अगर हम बनाएं तो उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंदर एक जिला है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। इस गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम का स्थान है और इस गोमुख नाम के स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। गोमुख से निकलने के बाद गंगा नदी जब स्टार्टिंग फेज में निकलती है तब उसको भागीरथी नाम से जाना जाता है, और भागीरथी नाम की ये नदी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नाम ले लेती है। हरिद्वार में गंगा नदी पूरी तरीके से मैदानीकृत होती है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो उत्तराखंड में जब गंगा नदी का उद्गम हुआ तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो फिर आंसर होगा गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उस गंगोत्री ग्लेशियर में एक पर्टिकुलर स्थान है जिसको बोलते हैं गोमुख। तो गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। गोमुख से निकलने के बाद जब नदी निकलती है तो स्टार्टिंग फेज में इस नदी का नाम भागीरथी होता है। शुरुआती फेज में इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। जब नदी को भागीरथी नाम से जाना जाता है तो उत्तराखंड में ही एक जिला है टिहरी गढ़वाल, और उस टिहरी गढ़वाल जिले में सबसे पहले भागीरथी को उसकी पहली बड़ी सहायक नदी, ये भागीरथी की पहली सहायक नदी नहीं है क्योंकि भागीरथी गोमुख से निकलने के बाद छोटी छोटी बहुत सारी नदियों का पानी इसमें आकर के मिलता है। केदार गंगा, जाड़ गंगा, रुद्र गंगा, सिया गंगा, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो भागीरथी की सहायक है। पर अगर हम बड़ी नदियों की बात करें तो भागीरथी में आकर के मिलने वाली उसकी पहली एक सहायक नदी है जिसको भिलंगना के नाम से जाना जाता है। ये भिलंगना नदी जो है उत्तराखंड के अंदर टिहरी जिले में एक खतलिंग ग्लेशियर है जो ट्रैकिंग के लिए बड़ा फेमस है। इस खतलिंग ग्लेशियर से नदी निकलती है भिलंगना, और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। भिलंगना और भागीरथी का जहाँ संगम होता है उसे पहले गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था, और ये जो गणेश प्रयाग है यही टिहरी के नाम से बाद में फेमस हुआ, और भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला बांध टिहरी जो है वो भागीरथी और भिलंगना के ही संगम पर बना है उत्तराखंड में। तो भागीरथी की सबसे पहली जो सहायक नदी है, बड़ी नदी, पहली सहायक नहीं है पर बड़ी नदियों की अगर हम बात करें तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और जहां ये दोनों नदियां मिलती है इसे पुराणों में गणेश प्रयाग कहा जाता है। उत्तराखंड में दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है, तो गणेश प्रयाग या टिहरी आप कह लो। तो इसी टिहरी में भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। फिर उत्तराखंड में ही भागीरथी की दूसरी प्रमुख सहायक नदी जो है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी की, इसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा नाम की ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में एक जिला है चमोली, और इस चमोली जिले में एक ग्लेशियर है उसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो चमोली गढ़वाल के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है उसे देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग ही वो स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी के आपस में मिलने के बाद भागीरथी नदी का नाम गंगा हो जाता है। यानी देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। और अगर आप ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में गंगा का अपवाह तंत्र देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा है। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा, और भिलंगना जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो भागीरथी की सहायक नदी है। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक दूसरे को देवप्रयाग में आकर के मिल गई तब इस नदी का नाम गंगा हो गया। अब ये जो अलकनंदा नदी है, इस नदी का अपना ही एक पौराणिक महत्व है, और उत्तराखंड में अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, तो अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के संगम पर बने हुए प्रयाग उत्तराखंड में बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग, वो पौराणिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
अब आप देखो अलकनंदा की जो पहली सहायक नदी है, मतलब यहां पर भी ये अलकनंदा की पहली सहायक नदी नहीं है, अलकनंदा की पहली सहायक नदी सरस्वती होती है। लेकिन बड़ी नदियों की, प्रयागों की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी को आकर के मिलती है उसकी एक सहायक नदी, इस नदी का नाम पश्चिमी धौली गंगा नदी होता है। अब पश्चिमी हम उत्तराखंड में कह देते हैं इसको, क्योंकि हमारे राज्य में दो दो धौली गंगा है। तो सबसे पहले धौलागिरी पर्वत से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा, ये अलकनंदा को आकर के मिलती है। और अलकनंदा और धौली गंगा का जहां पर संगम होता है उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो 5 प्रयागों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है, और अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदी के संगम पर बना है। आगे चलेंगे तो फिर चमोली गढ़वाल के अंदर ही, उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल एक जिला है और वहां पर एक पर्वत है नंदा घुंघुटी, और उस नंदा घुंघुटी पर्वत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नाम की ये नदी है जो कि उत्तराखंड के अंदर निकलती है नंदा घुंघुटी नाम के पर्वत से। और नंदा घुंघुटी नामक पर्वत से निकलने के बाद ये जो नंदाकिनी नदी है, जिस स्थान पर ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा को मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं, और ये 5 प्रयागों में ऊपर से नीचे आते हुए दूसरा प्रयाग है। आगे चलेंगे तो उत्तराखंड में ही एक पिंडारी ग्लेशियर है, और इस पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम पिंडर है। पिंडर अलकनंदा की अगली एक प्रमुख सहायक नदी है। पिंडर और अलकनंदा का जहां संगम होता है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं, और ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो कर्णप्रयाग ऊपर से तीसरे क्रम में है, तीसरे नंबर का प्रयाग। फिर पिंडर से आगे जाएंगे तो केदारनाथ पर्वत के पीछे चौराबाड़ी ताल है, जहां 2013 में आपदा आई तो 2013 की आपदा का सबसे प्रमुख कारण इसी चौराबाड़ी ताल का टूटना था। तो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे चौराबाड़ी ताल है, जिसे गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं, और इसी चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर ताल से एक नदी निकलती है जिसको मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी भी अलकनंदा की ही सहायक नदी है, और मंदाकिनी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, रुद्रप्रयाग। तो अगर आप इस बेल्ट को देखो, अलकनंदा नदी की बेल्ट को देखो, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये उत्तराखंड के 5 प्रमुख प्रयाग माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रयाग माने जाते हैं। फिर देवप्रयाग से जब आगे निकली ये नदी तो अब इसको भागीरथी नहीं कहते हैं, अब इस नदी का नाम गंगा होता है। और गंगा नाम से ये नदी जब अब उत्तराखंड में प्रवाहित होती है तो उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी, और उस पौड़ी जिले से एक नदी नयार नाम की नदी जो है ये गंगा को आकर के मिल जाती है। पौड़ी गढ़वाल से ये जो नयार नाम की नदी है ये जब गंगा नदी को मिलती है तो जिस स्थान पर नयार और गंगा का संगम होता है उसे स्थानीय भाषा में तो हम व्यास घाट कह देते हैं, लेकिन पुराणों में इस स्थान को इंद्रप्रयाग कहा जाता है, इंद्रप्रयाग। तो जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर के मिलती है, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर इंद्रप्रयाग या व्यास घाट नामक स्थान पर नयार और गंगा का संगम होता है। नदी इंद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश नाम की स्थान पर पहुंचती है जहां चंद्रभागा इसको मिलती है, छोटी नदियां हैं। ऋषिकेश के बाद नदी हरिद्वार पहुंचती है जहां सोलानी जैसी छोटी छोटी नदियां इसको आकर के मिलती है, और हरिद्वार ही वो पहला स्थान है जहां पर गंगा नदी पूरी तरीके से मैदानीकृत होती है। यानी हरिद्वार से ऊपर का ये जो पूरा का पूरा अपवाह तंत्र है, यहां पर गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेवल कर रही है। हरिद्वार जिले के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का पहला जिला जहां पर गंगा नदी की एंट्री होती है वो बिजनौर है, और बिजनौर के बाद, बिजनौर जिले के बाद अब गंगा का अपवाह उत्तर प्रदेश में है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि गंगा नदी जो है वो सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में रखती है, तो फिर आंसर क्या होगा, कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। नदी जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को उत्तराखंड से ही निकलने वाली उसकी एक प्रमुख सहायक नदी आकर के मिलती है। उत्तर प्रदेश में गंगा को मिलने वाली ये जो इसकी सहायक नदी है, इस नदी का नाम रामगंगा होता है, और रामगंगा नाम की ये जो नदी है ये उत्तराखंड के अंदर एक फेमस पर्वत है जिसको बोलते हैं दूधातोली पर्वत। तो उत्तराखंड में पौड़ी जिला है एक, और उस पौड़ी जिले से दूधातोली नाम का एक पर्वत है। इस दूधातोली पर्वत से एक नदी निकलती है रामगंगा, और ये रामगंगा जो है ये गंगा नदी को आकर के जिस स्थान पर मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कन्नौज कहते हैं, कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज में संगम होता है गंगा और रामगंगा का,
और रामगंगा उत्तराखंड में दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। अब कन्नौज से हम आगे बढ़ेंगे तो भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये देखो यहां पर ये गोमुख है और इसी गोमुख के हम पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री जो धाम है उसके पास में एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं बंदरपूछ ग्लेशियर। उत्तराखंड का एक प्रमुख ग्लेशियर है बंदरपूछ ग्लेशियर, और इसी बंदरपूछ ग्लेशियर से भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है यमुना। भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। लंबाई के अनुसार, अगर बात लंबाई के अनुसार हो तो यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से। और यमुना नदी जिस स्थान पर गंगा को आकर के मिलती है वो प्रयागराज है, इलाहाबाद पहले का प्रयागराज। संगम है किसका? तब आंसर होगा प्रयागराज जो है वो गंगा और यमुना का संगम है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना भी उत्तराखंड के अंदर से ही प्रवाहित होती है। अब ये यमुना नदी का ऊपरी क्षेत्र हम देखें, जब यमुना नदी पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, तो यमुना की जो पहली सहायक नदी है पर्वतीय क्षेत्र में और पहाड़ों में यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का नाम है टॉन्स। टॉन्स नाम की एक नदी है। और टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स नदी का निर्माण बेसिकली दो छोटी छोटी नदियों के आपस में मिलने से होता है। एक नदी का नाम होता है सुपिन और एक नदी का नाम होता है रूपिन। अब ये जो रूपिन नदी है ये हिमाचल प्रदेश से आती है और सुपिन नदी उत्तराखंड से आती है। और रूपिन और सुपिन नदियां जब एक दूसरे को मिल जाती है तब इस नदी का नाम टॉन्स हो जाता है। और टॉन्स नाम की ये जो नदी है ये यमुना को जहां आकर के मिलती है उस जगह को कालसी कहते हैं, कालसी। और अशोक के प्रमुख अभिलेखों में से एक अभिलेख उत्तराखंड में भी है और अशोक का अभिलेख उत्तराखंड में जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम कालसी है। तो कालसी में टॉन्स और यमुना नाम की ये दोनों नदियां एक दूसरे को मिल जाती है। और टॉन्स की सहायक नदी का नाम क्या है? तो टॉन्स का निर्माण रूपिन और सुपिन नाम की दो नदियों से हो रहा है। टॉन्स की भी एक प्रमुख सहायक नदी आसन भी है, पर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप याद रखो रूपिन और सुपिन नदियों के मिलने से टॉन्स का निर्माण होता है। और पर्वतीय क्षेत्र में टॉन्स जो है वो यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी, आसन जो है वो यमुना की सहायक है, सॉरी ये आसन नदी वो टॉन्स की सहायक नहीं है। आप नीचे चलोगे ना तो देहरादून की तरफ से एक नदी और है जो यमुना में आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है आसन। तो ये आसन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलो फिर यमुना नदी उत्तराखंड के बाद हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब जैसे ही यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आई तो उत्तर प्रदेश में अब यमुना को उसकी प्रमुख सहायक नदियां आकर के मिलती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जब यमुना नदी प्रवाहित होती है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जनापाऊ पर्वत है और मध्य प्रदेश के इस जनापाऊ पर्वत से यमुना को उसकी पहली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी आकर के मिलती है। ये जो यमुना की सहायक नदी है इस नदी का नाम है चंबल। और भारत में जो यमुना नदी है उस यमुना नदी की सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी चंबल ही है। चंबल के अलावा यमुना की दो और प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक का नाम बेतवा नदी है और एक नदी का नाम है केन। तो आप अगर देखो यमुना का तंत्र तो यमुना में कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां मिल रही है उसको? टॉन्स एक सहायक नदी है पहाड़ी क्षेत्र में, और देहरादून क्षेत्र में आसन एक नदी है जो यमुना की सहायक है, और नीचे आप देखेंगे तो चंबल, बेतवा और केन ये तीन जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदियां होती है। अब इन तीन नदियों में यहां जगह कम है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। चंबल नदी जहां पर मिलती है यमुना को वो इटावा है, और बेतवा नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर के मिल जाती है इसको, और आगे बांदा उत्तर प्रदेश में इसको केन नदी आकर के मिल जाती है। और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना और गंगा का संगम कहां पर होता है? प्रसिद्ध प्रयागराज नामक स्थान पर होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर गंगा को उसकी जो अगली सहायक नदी आकर के मिलती है इस नदी का नाम गोमती है। गोमती, गोमती गंगा की अगली प्रमुख सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील से होता है जिसको फुलहर झील कहते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलने के बाद ये गोमती नदी जहां गंगा को आकर के मिलती है वो उत्तर प्रदेश का फेमस स्थान है और उसे गाजीपुर कहा जाता है, गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर के बाद गंगा नदी बिहार जिले में जब प्रवेश करती है तो थोड़ा एक नदी के बारे में आप समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक नदी हो सकती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचाचुंग ग्लेशियर, और तिब्बत के इस मापचाचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है। तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी पहुंचती है नेपाल में। तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी जब नेपाल में पहुंचती है तो यहां इस नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इस नदी का नाम क्या है? तो आंसर होगा कर्णाली। ठीक है, और उत्तराखंड में कालापानी एक क्षेत्र है, उस कालापानी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम उत्तराखंड में होता है काली। जब नदी उत्तराखंड को क्रॉस कर जाती है और उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है शारदा। तो ये एक नदी है जो उत्तराखंड से आ रही है, जिसको अपर जोन में तो काली कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये पहुंच जाती है तो इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। अब नेपाल से आने वाली ये जो कर्णाली नदी है और उत्तराखंड से निकलने वाली ये जो शारदा नदी है, ये दोनों नदियां जब एक दूसरे को मिल जाती है तब इस संयुक्त जलधारा का नाम घाघरा हो जाता है। इस नदी को फिर किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा घाघरा के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नाम से ये नदी गंगा में आकर के जिस स्थान पर मिलती है वो बिहार का छपरा नाम की जगह है, छपरा। तो बिहार के छपरा में गंगा को उसकी एक और प्रमुख सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है? घाघरा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबाई के अनुसार अगर बात करी जाए तो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अगर हम लंबाई के अनुसार बात करें तो गंगा की सबसे ज्यादा बड़ी सहायक नदी लंबाई के अनुसार कौन सी है? तो आंसर होगा यमुना। लेकिन अगर आयतन के अनुसार पूछा जाए, यानी ऐसी नदी पूछा जाए जो गंगा नदी में सबसे ज्यादा पानी लेकर के आ रही है, तो आयतन के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है, घाघरा। आयतन के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जबकि लंबाई के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और घाघरा नदी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से देखो, जो भी हिमालयन रिवर है, जो भी हिमालयी नदियां गंगा को आकर के मिल रही है, उनका उद्गम या तो उत्तराखंड यानी या तो वो भारत से ही निकल रही है या नेपाल से निकल रही है। और एकमात्र गंगा की सहायक हिमालयी नदियों में से एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है, घाघरा। इसका उद्गम कहां से? तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी कौन सी है? उसका नाम है घाघरा, और वो छपरा नाम के स्थान पर गंगा को आकर के मिल जाती है। फिर हम छपरा से आगे चलें तो छपरा से आगे जाने के बाद अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। सोन नदी गंगा को जहां आकर के मिलती है वो पटना है, पाटलिपुत्र, पटना में जो सोन नदी है वो गंगा को आकर के मिल जाती अमरकंटक से। अब देखो, सारी नदियां तो या तो हिमालय से नीचे की तरफ आ रही है, जितनी नदियां हमने अभी तक बनाई है ये सारी नदियां जो है वो हिमालयी क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रही है। अकेली गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र उसकी सहायक नदी सोन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो गंगा की अकेली ऐसी सहायक नदी जो उत्तरमुखी है, उत्तर की तरफ चल रही है, कौन सी है? सोन। और सोन की एक सहायक नदी रिहंद भी है। सोन नदी की एक सहायक नदी है, इसे रिहंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो फिर हम पटना से आगे बढ़ते हैं, और पटना से आगे बढ़े तो नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं से गंडक नाम की एक नदी है। नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं से गंडक नाम की एक नदी गंगा को आकर के मिलती है। और ये जो गंडक नाम की नदी है ये कहां पर गंगा को मिलती है? तब आंसर होगा हाजीपुर में। हाजीपुर में ये गंडक नाम की नदी जो है ये गंगा नदी को आकर के मिल जाती है। फिर नेपाल में ही एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको गोसाई थान कहते हैं, और नेपाल के इस गोसाई थान से कोसी नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। अगर हम आगे बढ़े हाजीपुर से आगे तो कोसी नेपाल की तरफ से निकलने वाली एक नदी है, और जिस जगह पर कोसी गंगा को मिलती है उसे भागलपुर कहते हैं, भागलपुर। ठीक, इसके बाद नदी बिहार से आगे गई। बिहार से आगे जाने के बाद नदी जब झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक छोटी सी नदी है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से
एक छोटी सी नदी है जिसे कहते हैं महानंदा। ये महानंदा नाम की नदी गंगा को आकर के मिल जाती है। जहां मिलती है उस जगह को गोदावरी घाट कहते हैं। तो गोदावरी घाट में ये महानंदा नाम की नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने के बाद और गंगा नदी को मिल जाती है। फिर नदी पश्चिम बंगाल पहुंची, और नदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है, गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में एंट्री करे तो पश्चिम बंगाल में इस गंगा नदी पर एक छोटा सा बैराज बना है। बैराज मतलब छोटा सा बांध। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर 1853 में एक फरक्का नाम के स्थान पर बैराज बनाया गया, जिसको फरक्का बैराज कहते हैं। अब ये जो फरक्का बैराज है, इस फरक्का बैराज से गंगा नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। गंगा की एक धारा, ये वाली जो जलधारा है, ये पश्चिम बंगाल चली गई, और गंगा नदी की ही एक जलधारा बांग्लादेश की तरफ चलना स्टार्ट कर लेती है। तो अब आप देखना कि फरक्का बैराज से गंगा की जो जलधारा पश्चिम बंगाल की तरफ प्रवाहित हुई, ये वाली जो जलधारा है, इसे हुगली कहते हैं, हुगली। और फरक्का से गंगा की जो जलधारा आपके बांग्लादेश की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, वो जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहां उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी जो गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। और गंगा की वो जलधारा जो फरक्का से पश्चिम बंगाल की तरफ को प्रवाहित होती है उसे हुगली कहते हैं, हुगली। हुगली, जिसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। हुगली की प्रमुख सहायक नदी है दामोदर। दामोदर, अब ये स्टेटमेंट आपको पता होगा कि ये जो कोसी नदी है, जैसे वो बिहार में बाढ़ ले आती है तो फिर उसको बिहार का शोक कहते हैं। ऐसे ही दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने के लिए फेमस है तो उसको बंगाल का शोक कहते हैं। तो हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर। और फिर ये हुगली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप के पास में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक जलधारा, गंगा की एक जलधारा बांग्लादेश की तरफ गई, जिसको वहां पद्मा नाम से जाना जाता है। अब अगर आप देखो तिब्बत में, तो यहाँ तिब्बत में ही ऊपर जो है चोमायुंगडुंग ग्लेशियर है, और वहां से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रवाहित होकर के और आपके बांग्लादेश में ही पहुंचती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम बहुत बदलता है। उस नदी को पहले तिब्बत वाले सांगपो कह देते हैं, हम अरुणाचल में उसको दिहांग कहते हैं, फिर असम वाले उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है नेपाल में तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी जब पहुंचती है तो वहां उसको जमुना नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, वैसे ही जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और जमुना और पद्मा दोनों नदियां जब बांग्लादेश में मिल गई तब इस संयुक्त जलधारा का नाम मेघना हो जाता है, मेघना। तब इसको मेघना कहते हैं, और मेघना नाम से ही ये जलधारा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, फरक्का बैराज के बाद गंगा दो भागों में बंट गई। एक भाग बांग्लादेश पहुंच गया जिसको पद्मा कहते हैं, एक भाग जो है वो गंगा सागर द्वीप की तरफ पश्चिम बंगाल चली गया जिसको हुगली कहते हैं। गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र से मिलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना। और दोनों नदियां जब मिल जाए तब संयुक्त जलधारा का नाम मेघना होता है, और मेघना नाम से ही ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी हालांकि भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है, पर अगर आप गंगा का अपवाह तंत्र देखो ना तो ये भारत के 15 राज्यों में फैला हुआ है, और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी भारत में गंगा नदी का ही है। उत्तराखंड में गोमुख से निकलने के बाद उत्तराखंड में ही हरिद्वार जिले तक गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। उसके बाद हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां गंगा नदी अपवाहित होती है। अब पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि जहां भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम हो रहा है उसको टिहरी कहते हैं। तो देखो इस नदी पर पहला बांध जो है वो यहां पर बनाया गया, टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ये भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। जब हम आगे इस पर फ्लो आगे चले तो आगे भी छोटी छोटी परियोजनाएं, भाई उत्तराखंड में तो भागीरथी नदी पर भी खूब सारी परियोजनाएं हैं, अलकनंदा पर भी है खूब सारी परियोजनाएं। ठीक है, पर चलो उसके बारे में बात नहीं करते। नीचे आप चलो, ऋषिकेश हरिद्वार तक कोई बड़ी परियोजना गंगा नदी पर नहीं है। और अगर गंगा नदी के बांधों की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता, गंगा नदी पर कोई बड़ा बांध नहीं है।
टिहरी बांध के बाद नीचे आप आओगे तो गंगा पर कोई बांध नहीं बनाया गया निचले क्षेत्र में, बस उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमारे पास यहाँ पर भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना, इसके अलावा टिहरी जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, कोटली भेल परियोजना, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं गंगा नदी पर है उत्तराखंड में। लेकिन बड़ा बांध अगर उस पर कोई बना है तो कौन सा है? हाँ, वो टिहरी बांध ही है। फिर आप आए नीचे पहुंचे, यहां देखो सबसे पहली उसकी सहायक नदी उत्तर प्रदेश में जो पहली बड़ी नदी गंगा को आकर के मिल रही है उसका नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा नदी पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक बांध बना है, उसको बोलते हैं कालागढ़ बांध। कालागढ़ डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पर, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ बांध है। फिर आप देखो यहां यमुना नदी है, यमुना पर तो उत्तराखंड में छोटी छोटी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, डकरानी, डालीपुर, कुल्हाल, खोदरी, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी, लखवाड़, व्यासी, छोटी छोटी परियोजनाएं। जब हम यमुना नदी पर नीचे आए तो देखो यमुना की पहली सहायक नदी इटावा में उसको मिलती है चंबल, और चंबल के बांध परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? गांधी सागर। फिर ये नदी जैसे ही राजस्थान पहुंचती है तो राजस्थान में चंबल नदी पर बना है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, 3 बांध चंबल नदी पर। आगे कोटा बैराज भी बना है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राज्य का नाम मध्य प्रदेश। और जवाहर सागर और राणा सागर दोनों राजस्थान में इस नदी पर बने हुए बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर। अच्छा, चंबल की भी तो एक सहायक नदी है, देखो चंबल की एक सहायक नदी तो बनाई, तो चंबल की एक सहायक नदी है, उसका नाम है छिप्रा। और भी है, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, पर एक बना दो, छिप्रा। देखो चंबल की एक सहायक नदी है छिप्रा, और छिप्रा और चंबल का जहां पर संगम होता है वहां पर उज्जैन है, उज्जैन, महाकालेश्वर, उज्जैन। उज्जैन किस किस का संगम है? तब आंसर होगा उज्जैन जो है वो किस किस का संगम होता है? तो फिर आंसर होगा छिप्रा और चंबल, दोनों नदियों का संगम। ठीक है, फिर आपको आगे देखो बेतवा नदी है, बेतवा। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में बांध बना है माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसको कहते हैं, माता टीला बांध इस पर बनाया गया। ठीक है, केन इसकी एक और सहायक नदी है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। घाघरा, ऊपर आप जाओगे ना तो शारदा पर खूब सारे बांध आपको देखने को मिलेंगे। शारदा या काली नदी पर ही पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है उत्तराखंड में। इसी शारदा, जब उसको काली कहते हैं, तो भारत और नेपाल के बीच की एक चर्चित परियोजना है पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना, वो इसी पर निर्मित है, बनाई जा रही है। चलो आगे जाके तो उसका नाम घाघरा हो जाता है। अब देखो सोन नदी पर आओ। अब देखो सबसे पहले सोन की सहायक नदी है रिहंद, और पिछले लेक्चर में जब हमने सिंधु नदी का तंत्र किया था तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर रिहंद डैम बना है। और उत्तर प्रदेश में जो रिहंद डैम बना है इसके पीछे की जो झील है उसे किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। और गोविंद सागर हम पहले ही बना चुके हैं। गोविंद सागर कहां पर है? कहां पर? हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा बांध है उस भाखड़ा बांध के पीछे की झील को गोविंद सागर कहते हैं। और यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर है। फिर सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बना है बाण सागर बांध। बाण सागर ये मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी की सारी नदियां गंगा नदी को आकर के मिल जाती है। तो इस नदी तंत्र में हमने गंगा और उसकी सहायक नदियों को ही बनाया। इस पर निर्मित जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चंबल के जो बांध है वो आप थोड़ा याद रखना। बेतवा नदी पर माता टीला लक्ष्मीबाई बांध बना है, बाण सागर बांध सोन नदी पर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया है। कालागढ़ बांध वो रामगंगा नदी पर है, और भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है जिसको टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। अलकनंदा पर भी खूब सारे बांध बनाए गए हैं। एक अगर कोई आप याद रखना चाहो तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना याद रखना। चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहां पर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इन पर भी छोटे छोटे बांध बने हैं। पिंडर नदी पर देवसारी, मेलखेत, पाडुली, बगोली, छोटे छोटे बांध थे, तो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। नंदाकनी पर राजभक्ति है। अब आप उत्तराखंड से ऊपर वाला क्षेत्र देखोगे तो वहां पर हर नदी पर लगभग बांध तो बनाए गए होंगे, लेकिन निचले क्षेत्र में गंगा पर, मुख्य रूप से जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी पर तो किसी बांध का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। अब हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बच रहा है, अगले लेक्चर में उसको कवर करें।